India is such a huge nation with so many people that if they are not on your friends list, your circles, TV, billboards, news channels, offices, chances become less that we know some people out of your own fields or area of interest. Yes, one such person I got introduced to in the past week has once again set an example that how badly this country, the nature of this country needs attention. This is about Dr. G.D. Agarwal, Swami Gyan Swarup Sanand. देखिए, अभी अगर वर्तमान तपस्या की बात करें तो स्वामी जी अपने साथ जो बार बार उनके साथ धोखा हुआ केंद्र की सरकार के द्वारा, तो उससे दुखी होकर के उन्होंने इस बार एक तरीके से अंतिम निर्णय लिया है कि वो तपस्या करके या तो इस समस्या का समाधान प्राप्त करेंगे कि माँ गंगा की समस्या का समाधान हमेशा हमेशा के लिए हो जाए, नहीं तो वो इस शरीर को त्याग देंगे। और इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई है कि 2008 में जब वो प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल के नाम से जाने जाते थे, उस समय इन्होंने उत्तर काशी में गंगा जी की दुर्दशा देखी। गंगा जी अपने प्रवाह पथ पर बिल्कुल सूखी हुई जब नज़र आईं, तब इन्होंने दुर्दशा का कारण समझा और कारण समझने के बाद इनको ये लगा कि कम से कम जो थोड़ा सा क्षेत्र गंगोत्री से उत्तरकाशी तक का है वो कम से कम बचा रहे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियाँ गंगा जी के नैसर्गिक स्वरूप को देख सकें। तो वो अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठने के बाद कुछ बांधों का काम रद्द हुआ और कुछ बांधों के काम रोकने का आश्वासन देने के बावजूद भी सरकार अपने वादे से मुकर गई। फिर पुनः ये 2009 में अनशन पर बैठे, फिर वादा दे करके इनका अनशन तोड़वा दिया गया। फिर ये 2010 में बैठे, फिर कुछ आश्वासन दे करके फिर इनका अनशन तोड़वा दिया गया। तो इस बार स्वामी जी ने ये देख करके कि जो अनशन के दौरान बाधाएं आती रहीं, जो परिवार के लोगों का मोह है या फिर अन्य बाधाएं, उसको देखते हुए स्वामी जी ने परम पूज्य शंकराचार्य जी से संन्यास की दीक्षा 2 जुलाई 2011 को लेकर के संन्यास ग्रहण कर लिया। तो अब वो जो भारत की सनातन परंपरा है उसके एक सन्यासी हैं और सन्यासी होने के नाते वो अब अनशन नहीं तप कर रहे हैं। गंगा सागर में उन्होंने 14 जनवरी को संकल्प लिया और 15 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक वो माघ मेले में केवल प्रतिदिन 2 फल लेते रहे और 8 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक वो हरिद्वार में रहे और उस दौरान उन्होंने फल त्याग दिया और केवल जल, नमक, नींबू और शहद ये लेते रहे। और उसके बाद से ये काशी आकर के इन्होंने पिछले 7 दिनों से जल भी त्याग दिया है। और जल त्याग करने के बाद जब यहाँ के प्रशासन को ये लगा कि इनकी स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, तो प्रशासन ने ला करके यहाँ इनको अस्पताल में भर्ती करा दिया है और बाकी की स्थिति ये है कि अब इलाज चल रहा है। और इसमें स्वामी जी का ये कहना है कि मैं माँ गंगा की दुर्दशा अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े नहीं देख सकता। तो ये कौन करता है हर बार? देखिए, सरकार को ये लगता है कि हम स्वामी जी से कोई वादा कर देंगे और इनको अनशन से उठा देंगे, बाद में कोई परिस्थिति निर्मित होगी तो हम देखेंगे। तो सरकार स्वामी जी की मांगों को बार बार मान लेती है और फिर अपने वादे से मुकर जाती है। और ये सबके साथ हुआ है। यहाँ तक कि वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के पत्र भी हमारे पास हैं। प्रणब मुखर्जी ने अपने पत्रों में लिखित रूप से जो वादा किया कि हम गंगा की समस्या पर प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण है उसकी बैठक करके इस सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, उसमें आपको बुलाएंगे, आपके साथ साथ जो आपके द्वारा 5 संत हमें बताए जाएंगे उनको बुलाएंगे। और इतना लिखित आश्वासन देने के बावजूद भी जो है ये वादा पूरा नहीं किया गया। तो सरकार की जो वादा खिलाफी है उसके खिलाफ स्वामी जी का ये जो है सारा तप है। और इस बार स्वामी जी एक निर्णायक लड़ाई के लिए तपस्या कर रहे हैं। गंगा सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि गंगा अगर ख़त्म तो पूरी संस्कृति ख़त्म। जी, आपको क्यों लगता है कि क्यों फिर भी लोग फिर भी नहीं जीवित जाग रहे हैं इस बात के लिए? देखिए, सरकार के लोगों की चमड़ी बहुत मोटी है। सरकार अगर कुछ करना भी चाहती है, किसी दबाव के द्वारा या फिर संपर्कों के द्वारा, बातचीत के द्वारा सरकार के लोगों को समझाया जाता है, तो फिर सरकार की जो अफसरशाही है वो सरकार को गुमराह कर देती है। और बांध लॉबी
देश में बांधों के नाम पर बहुत सारे पैसे बनाए जा रहे हैं। तो बांध लॉबी का भी एक खेल है, वो भी अपने संपर्कों के द्वारा लगातार दबाव बनाए रखते हैं कि इस तरह के किसी भी आंदोलन का कोई समाधान ना हो। अभी जैसे आप देख लीजिए कि श्री प्रकाश जायसवाल आए तो उनका ये कहना था कि मैं प्रधानमंत्री के द्वारा भेजा गया हूँ और प्रधानमंत्री इस पर जल्द से जल्द कोई निर्णय लेंगे। 2 दिन का समय लेकर के गए, उसके बावजूद भी कहीं उनका कोई ठिकाना नहीं है, कोई भी समाचार नहीं है कि कहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री तक बात पहुँचाई या नहीं पहुँचाई। तो ये लगातार धोखा और असंवेदनशीलता की स्थिति है। मोटी चमड़ी है सरकार की, सरकार कुछ सुनती नहीं। इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है। बिल्कुल, बिल्कुल जो देश के अंदर बड़े बड़े बांध बन रहे हैं वो तो एक तरीके से सिर्फ पैसे का खेल है, कमीशन का खेल है। और इस खेल के कारण ही छोटे छोटे आंदोलन देश के अंदर खड़े हो जाते हैं। लेकिन गंगा जो कि संस्कृति का प्रश्न है, आस्था का प्रश्न है, जो हर एक भारतवासी की आस्था का केंद्र है, साधु संत उसको माँ मानते हैं, हम लोग माँ मानते हैं, उसके सवाल पर आंदोलन नहीं खड़ा हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण वही है कि इसके पीछे इसके खिलाफ अफसर और पूंजीपति पूरी तरीके से खड़े हैं। और सरकार को भी मालूम है कि बांध ही सिर्फ सब कुछ नहीं है। आजकल तो जैसे सोलर एनर्जी, विंड मिल एनर्जी, इतना कुछ है, फिर भी ये बांध की तरफ जाते हैं और इसी से लोगों को आश्वासन देते हैं कि ये इसीलिए हम कर रहे हैं तो कि बिजली तो तुम्हें यूज़ करनी है। देखिए, देश पर अब पूरी तरीके से पूंजीपतियों का कब्जा हो चुका है और कुछ घराने इस देश पर पूरी तरीके से राज कर रहे हैं और इसलिए बांध वास्तविकता में देश के हित में है या नहीं, ये वैज्ञानिकों के द्वारा समझा जाना चाहिए। किस तरीके से ऐसे बांध बनाए जाएं जिससे अविरलता नदी की भंग न हो और ऊर्जा भी प्राप्त होती रहे, विकास भी होता रहे। तो इसके लिए भी मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो इस देश के बड़े वैज्ञानिक हैं वो समाधान देने के लिए तैयार हैं, सरकारों को, उत्तराखंड सरकार को भी और केंद्र की सरकार को भी। लेकिन ये जो कमीशन का खेल है और कमीशन का मोटा हिस्सा नेताओं को भी जाता है, तो इस कारण से बात बनती दिखती नहीं है। और आप क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ पानी से ही बिजली नहीं बन सकती, और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, आपकी टाइडल एनर्जी है और परमाणु ऊर्जा है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा और ऊर्जा भी बनेगी। तो उन विकल्पों पर विचार इसलिए नहीं लोग करते कि वहाँ पर मोटा पैसा नहीं, वहाँ पर मोटा कमीशन नहीं।